गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन हो चुका था क्लास में। मैंने एक्चुअली देखिए ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट का हम लोग सेकंड यूनिट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है उसमें प्रोडक्शन का भी कुछ क्वेश्चंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिलेटेड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सॉरी कॉस्ट फंक्शन से। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द फैक्टर ऑफ कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉस्ट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब एक चीज सोचो आप, जब हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है साइज ऑफ प्लांट के ऊपर। अब आप ही बताओ, हम जितने छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे हमारा कॉस्ट उतना ज्यादा जाएगा, और हम जितने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे, बड़े मशीन्स यूज करेंगे, हमारा कॉस्ट कम लगेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि प्लांट का साइज कहीं ना कहीं कॉस्ट के लिए मैटर तो करता है। बिल्कुल, प्लांट का जो साइज है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए भैया। ऑब्वियसली ना, प्लांट हम जिस तरीके का यूज करेंगे उस तरीके का कॉस्ट डिपेंड करेगा। लेवल ऑफ आउटपुट लेवल। अब आप बताओ, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे आपका वेरिएबल कॉस्ट उतना बढ़ेगा। ऑब्वियसली, या यूं कह सकते हैं कि हम जितने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल उतने बड़े स्केल पे लेंगे, तो जितने बड़े स्केल पे रॉ मटेरियल लेंगे हमारा कॉस्ट तो घटेगा ना भैया। ऑब्वियसली कॉस्ट तो घट जाएगा भाई साहब। प्राइस ऑफ इनपुट, अब कहता है कि प्राइस ऑफ इनपुट पे ये कैसे डिपेंड करेगा। अब सोच कर देखो, इनपुट कहने का मतलब रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा रॉ मटेरियल सस्ता है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम है, तो कॉस्ट भी कम होगा। और रॉ मटेरियल का प्राइस अगर ज्यादा है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। अगर वेजेस कम लग रहा है तो कॉस्ट कम होगा। तो अब आप एक बार सोच कर देखिए कि ये तीनों ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं कॉस्ट पर। यानी दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट। इसका मतलब कि कॉस्ट डिपेंड करता है इन सब फैक्टर पे। तो भैया कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सिंपल, मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कौन से फैक्टर नहीं है, तो मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इनडायरेक्टली आप समझो, इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजें समझा दी। वो ये भी बता दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि इसमें से कौन कौन से कॉस्ट फंक्शन के फैक्टर्स हैं, तो आप ये भी तो बता पाओगे। प्लांट का साइज डिपेंड करता है, आउटपुट का लेवल डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ इनपुट डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हम बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है? कह रहा विच ऑफ दीज इज अ फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। लो ये आ ही गया जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। विच ऑफ दीज इज अ फैक्टर ऑफ कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉस्ट फंक्शन पे डिपेंड करता है? मतलब आप इसको हिंदी में समझिए, मतलब इसमें से कौन से ऐसे वजह हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रीजन हैं जिस पर कॉस्ट डिपेंड करता है। तो भैया डिमांड पर नहीं सर, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन लागत का डिमांड से कोई नाता नहीं है। मार्केट प्राइस बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर का इनकम और कंज्यूमर का टेस्ट बिल्कुल नहीं। लेकिन इनपुट के प्राइस, इनपुट कहने का मतलब है रॉ मटेरियल, इनपुट कहने का मतलब है लेबर, इनपुट कहने का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप। तो समझ रहे हो आप? तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा प्राइस ऑफ इनपुट। तो प्राइस ऑफ इनपुट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ओके, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप ये दोनों का आंसर पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को आगे स्लाइड कर देते हैं थोड़ा। चलो क्वेश्चन 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन 3 एक बार आप पढ़िएगा, रीड कीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मतलब कॉस्ट क्लासिफिकेशन का ये पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं। ओके, अब आप याद करो कि क्लास में कौन कौन से कॉस्ट हमने आपको पढ़ाया। पहले क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट तो क्लासिफिकेशन का पार्ट है भाई, है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट होते हैं जिसका हम मॉनेटरी पेमेंट करते हैं, यानी हम उसका डिसबर्समेंट करते हैं, आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसका कोई डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है, जिसका कोई पेमेंट नहीं हो रहा है आउटसाइडर को। फिर दूसरा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट को हम वेरिएबल और फिक्स्ड के ग्राउंड पे बांट सकते हैं। कॉस्ट सोशल भी होता है और कॉस्ट प्राइवेट भी होता है। तो भैया मेरे इसमें से जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों के तीनों कॉस्ट के क्लासिफिकेशन को बता रहे हैं। तो सवाल है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है जो नहीं बता रहा है। नॉन ऑफ दिस, इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट के टाइप होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के टाइप होते हैं, सोशल और प्राइवेट कॉस्ट के टाइप होते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। डैश इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू, इंप्यूटेड वैल्यू यानी इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में मतलब वैसा कॉस्ट जिसका हम कोई डिसबर्समेंट नहीं करते। जैसे आप सोचिए ना, अगर एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, अब मान लो ये भैया का दुकान इनके घर पे ही है। इनके घर में एक बाहर रूम है जिसमें इन्होंने शटर लगा दिया और इसको शॉप बना दिया, दुकान बना दिया। आप ही बताओ क्या ये खुद को कोई रेंट देते होंगे? आपको आंसर मिलेगा नो। अपने ही घर पे अपने को कोई रेंट नहीं देता। तो ये कॉस्ट क्या हो गया हमारा? इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि इसका कोई डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है और हम इसका कोई पेमेंट नहीं कर रहे। चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए और थोड़ा ध्यान से समझिए, प्लीज ध्यान लगाइए। सिर्फ बैठे रहते हैं एकदम, बात करते रहते हैं सब लोग। बात करने में तो इतना आप लोग को मन लगता है ना, अवार्ड मिलना चाहिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू, एक्सप्लिसिट कॉस्ट किस चीज को रेफर कर रहा है? मैंने आपको जैसा कि रिपीट भी किया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक्चुअल सेंस क्या होता है। वो कॉस्ट जिसका हम डिसबर्समेंट करते हैं, जिसका हम पेमेंट करते हैं और हम कहीं ना कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी ना किसी एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। जैसे एक चीज सोचो, आप, आपका एक दुकान है, आपका एक शॉप है। आपके शॉप पर जो स्टाफ है, क्या आप उनको सैलरी नहीं दोगे? क्या आप एक लाइबिलिटी से बंधे हुए नहीं हो कि आपको अपने जो सॉरी टू से आपके यहाँ जो स्टाफ है आपको उन्हें पे करना है सैलरी, आपको रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को। आप इस चीज से बंधे हुए नहीं हो। आपको गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है। भैया ये सब कहीं ना कहीं आपके ऊपर लाइबिलिटी है और इन सभी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे। तो वैसा हर एक एक्सपेंस जिसका हम पेमेंट करते हैं आउटसाइडर को, उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो अब आप ऑप्शन में देखो, आपको देख के ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिएगा ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ अ फर्म टू परचेज और हायर इनपुट इज नीडेड, यानी वैसा हर एक इनपुट जिसका हम पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो वर्कर है, हमारे यहाँ जो स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रॉ मटेरियल का पेमेंट, जो भी इनपुट हम यूज करते हैं प्रोडक्शन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि जिस जिस चीज का हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, वो सब क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ओके
चलो, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, हम पेमेंट करते हैं ऐसे कॉस्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। आप लोग अपने नोट्स पे टिक करते रहिएगा, क्लास में जो बच्चे बैठे। इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो भैया एक सवाल बनता है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, किसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं? बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है। देखो, हम बार बार आपको पहले भी क्लास में बताए हैं कि जब हम अपना खुद का रिसोर्स यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो हम खुद को कभी भी रेंट नहीं देते हैं। जैसे आप सोचिए ना, आपके खुद के मार्केट, मान लो आपका एक मार्केट है, आपका एक पूरा मार्केट है। ओके, जैसे मान लो खितान मार्केट आपका है। उस खितान मार्केट में आपने अपने ही मार्केट में खुद का एक शॉप रखा है। क्या आप खुद को कोई रेंट दोगे? आप ही बताओ ना, कोई भी इंसान खुद को कोई रेंट देता है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, नहीं सर, कोई खुद को रेंट नहीं देता। तो भैया मेरे, जब हम खुद को कोई रेंट नहीं देते हैं, तो इस तरह के कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लो आप अपने ही शॉप पर जाते हो और एज अ स्टाफ काम करते हो, गल्ले पे दिन भर बैठते हो। अरे मालिक क्या करता है? गल्ले पे बैठे रहता है ना भाई। तो क्या वो खुद को सैलरी देता है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। ऐसे कॉस्ट को हम कहते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट, सॉरी, इम्प्यूटेड भी कहते हैं और इम्प्लिसिट भी कहते हैं, कि जिसका कोई डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसका हम किसी बाहर वाले को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो वैसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो चलिए भाई साहब, देखिए तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली राइट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी? एक बार खुद से पढ़िए। देखिए, हमको तो साफ साफ दिख रहा है, वैल्यू ऑफ इनपुट और सर्विसेज फॉर विच नो पेमेंट वेयर मेड टू आउटसाइड। मतलब हम इस तरह के किसी, मतलब वैसा कोई भी सर्विस, कोई भी इनपुट जिसका हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं, इस तरह के कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट। मतलब इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। वेजेस, बिल्कुल सर, आई थिंक सो, लगता तो है। हम इसका पेमेंट करते हैं अपने स्टाफ को, वर्कर को। ऑनर सर्विस, अरे भाई आप ही बताओ, जो मालिक होता है बिजनेस का, वो खुद के सर्विस के बदले खुद को पेमेंट करता है क्या? आपको आंसर मिलेगा नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। देखो, एक दुकानदार है, एक सोल प्रोप्राइटर है, एक बिजनेसमैन है, उसने अपने घर से पैसे लगाए, पूंजी लगाए धंधे में, बिजनेस में। क्या वो खुद को इंटरेस्ट देगा? नहीं देता है। लेकिन जब वो यही पैसा बैंक से उठाता है, बैंक से लोन लाता है, तो खुद को इंटरेस्ट पे करता है। खुद को नहीं सर, बैंक को देता है। लेकिन जब हम अपना पैसा लगाते हैं, तो खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं देते। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन है? और एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम वैसे कॉस्ट को कहते हैं जिसका हम पेमेंट करते हैं, डिसबर्समेंट करते हैं, भरपाई करते हैं। वेजेस, वेजेस सिंपल। ऑनर के सर्विस का कोई पेमेंट होता ही नहीं है, खुद के कैपिटल का कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, इंप्यूटेड रेंट उसमें जाएगा ही। सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन 8 पर आ जाए। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट कॉस्ट का? 2 मिनट में बता दोगे। अब आप इसको एटलीस्ट पढ़ो और बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। वेजेस का पेमेंट करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। रेंट भी हम बिल्डिंग का जब देते हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मटेरियल जब हम खरीद कर लाते हैं, तो ये भी हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। रुकिए, मैं इसको थोड़ा राइज कर देता हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया भाई
कहता है नॉशनल रेंट ऑफ ऑनर्स बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। आप अपने ही बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहे हो, खुद को तो रेंट दोगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन 9 पर आइए। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सेप्ट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट। मतलब इसमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल नहीं है? वेजेस का हम पेमेंट करते हैं, हाँ सर, ये तो एक्सप्लिसिट है। ओके, फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, इसका पेमेंट आप नहीं करते हो, इम्प्लिसिट है ना जी। डेप्रिसिएशन का पेमेंट करते हो सर, डेप्रिसिएशन को हम अकाउंट्स में तो प्रेजेंट करते ही हैं सर, और एक तरह का कॉस्ट है ना, हमारा तो लॉस है, पैसे तो लग रहे हैं ना हमारे कहीं ना कहीं, बिल्कुल लग रहे हैं। चलिए जल्दी से सोचिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। एक्सेप्ट ऑल, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, एक्सेप्ट ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट। तो सर इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कौन सा एक्सप्लिसिट नहीं है। ऑप्शन डी यार, रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग। जब हम खुद के बिल्डिंग में अपना बिजनेस चलाते हैं तो खुद को कोई रेंट नहीं देते। चलिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्सेप्ट डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से एक इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब वो आपसे इम्प्लिसिट पूछ रहा है। आप देख लो इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो क्या है भैया, जो एक्सप्लिसिट है, मतलब जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन घुमाया गया है थोड़ा सा, जल्दी देखिए भैया। एम्प्लॉय ऑफ रेम्युनरेशन, हम एम्प्लॉइज को रेम्युनरेशन पे करते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, डैश इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ ना यार, हर बार आप मेरा ही दिमाग खाओगे, थोड़ा खुद का भी तो दिमाग लगा लो। क्या होना चाहिए जल्दी सोचो। इसमें से पूछ रहा है कौन सा इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल है, मतलब जिसका हम पेमेंट नहीं करते। अब तुम ये बताओ, बैंक से लोन लाए हो, पेमेंट करोगे, मतलब इंटरेस्ट तो भरोगे ना, वर्कर को वेजेस तो दोगे, रेंट पे कर रहे हो तो पेमेंट कर ही रहे हो। लेकिन अपनी ही बिल्डिंग में जब तुम अपना बिजनेस चलाते हो तो खुद को रेंट नहीं देते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो ओके, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बहुत हो गया है ना, अब बच्चा जैसा कितना इजी इजी क्वेश्चन बनाओगे। तो 12 नंबर स्किप कर देते हैं क्योंकि अब तुम समझ गए हो तो तुम बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए। डैश रिगार्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। क्वेश्चन समझिएगा, डैश रिगार्ड्स अ फिक्स्ड कॉस्ट एज अ सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो इसमें से कौन सा आपका फिक्स्ड कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट को हम एज अ सप्लीमेंट्री कॉस्ट मानते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, फिक्स्ड को सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो किसने बताया, मतलब कॉस्ट का बाइफर्केशन किसने किया कि कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है? ये विचारधारा किनकी थी, किसने ये फिलॉसफी दिया? केन्स? आंसर इज नो, केन्स ने तो नहीं बताया सर। एडम स्मिथ, सर एडम स्मिथ सर को इन सब में मगजमारी नहीं थी, उन्होंने इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म, इन सब चीजों पे बात की है। कैम्बरलिन नहीं सर, मार्शल। राइट आंसर इज मार्शल। ऐसे भी आपको पता है कि जो अपने मार्शल बाबा हैं उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम तो इन्हीं का है। लॉ ऑफ डिमांड देख लो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख लो, आप यही मिलेंगे। तो अगर आपने पढ़ा है तो वेल गुड, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी इस बात को समझ जानी है
कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो बाइफर्केशन है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सोशल कॉस्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सॉरी, सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इनकर्ड बाय, सोशल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है और इसको बियर कौन करता है? सोसाइटी, सोसाइटी बियर करती है। इसका पूरा गाज सोसाइटी पे गिरता है। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, आप देखो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, उद्योगीकरण होती है, ज्यादा से ज्यादा जब इंडस्ट्रियां बनती है तो इसका भरपाई किसको करना पड़ता है? पब्लिक को। अब आप सोचो, जितना ज्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, वो सब कौन भरेगा? पब्लिक। इसका पूरा अल्टीमेट लॉस किस पर आएगा? पब्लिक पर। लॉजिकल सी बात है। फिर आप देख लीजिए, अगर कोई फैक्ट्री चलती है और फैक्ट्री से एकदम स्मोक निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, तो भैया मेरे जब एयर पॉल्यूट हो रहा है तो उसकी कीमत अदा कौन कर रही है? पब्लिक। अल्टीमेटली तो उसका लॉस, उसका कॉस्ट पब्लिक को बियर करना है। इसीलिए सोशल कॉस्ट जो होता है वो सोसाइटी इनकर्ड करती है, सोसाइटी उसका भरपाई करती है। अलग बात है कि वो धीरे धीरे, जैसे आप एक चीज देखो, जब किसी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली कोरोना के बाद से जो कल्चर बन गया है अपने बिहार का, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटीज वगैरह का, बच्चे देख कर लिख रहे हैं, गूगल से लिख रहे हैं, यूट्यूब, मतलब जैसे तैसे चल रहा है, गाइड से देख देख कर लिख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक टाइम के बाद जो स्टूडेंट जनरेट होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें कमी तो रहेगा सर, एडुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इंसान उतना बेहतर समझने और बूझने की क्वालिटी खो देगा। अल्टीमेटली उस तरीके के जब लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे तो उसका लॉस बियर कौन करेगा? सोसाइटी बियर करेगी। तो समाज में जब भी कोई बुराई होती है ना दोस्त, वो किसी भी नेचर का है, उसका भरपाई समाज करती है। इसलिए हम कहते हैं सोशल कॉस्ट कौन बियर करेगी? सोसाइटी बियर करेगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा, अगर आपको विजिबिलिटी थोड़ी लो होगी ना, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना जूम कर लीजिएगा। प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एनजीओ। प्राइवेट कॉस्ट कौन बियर करती है? जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ। प्राइवेट कॉस्ट, मैंने सोशल नहीं कहा, प्राइवेट और सोशल में डिफरेंस है। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट हमेशा इंडस्ट्री और फर्म बियर करती है, वो उन पर लगाया जाता है। तो प्राइवेट कॉस्ट जो है वो बेसिकली पेड बाय या इनकर्ड बाय द इंडस्ट्री और अ फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है, कहता विच ऑफ दीज इज अ सोशल कॉस्ट, इसमें से कौन सा सोशल कॉस्ट है? देखो मैंने अभी आपको सोशल कॉस्ट के बारे में बता रखा है, एक बार आप सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए, मैं वेट करता हूं, जल्दी से आप रीड करो, आपको तुरंत मिलेगा। जल्दी से देखो। हम लोग घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए, पॉलिथीन, पैकेट, वाटर बॉटल फेंक कर आ जाते हैं, है ना? देखो ना आजकल वो जो बिस्लेरी वगैरह का पानी का बॉटल है, यूज एंड थ्रो, हम लोगों ने पानी पिया और फेंक दिया। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, लोगों ने चिप्स खाया, पैकेट फेंक दिया। और ये अल्टीमेटली धीरे धीरे, अब आपको लगता है सर हमारी पॉलिथीन से क्या होगा? भैया मेरे आप जैसे लाखों लोग यही काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली नदी नाले पॉल्यूट हो रहे हैं भैया। पॉलिथीन, रैपर्स, वाटर बॉटल सब बहकर नदी में जा रहे हैं, नदी पॉल्यूट हो रही है। अब सोचो, उस नदी को साफ करने का अगर टोटल एक्सपेंस का टैक्सेस पब्लिक पर लगा दिया जाए कि भैया तुम पे करो, क्योंकि ये अल्टीमेटली तुमने गंदा किया है, तो इस तरह का जब कॉस्ट आप बियर करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट। तो मान लो कि गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स लेविट किया, म्युनिसिपैलिटी ले लो, हम लोग रोड पे गंदा कर देते हैं, लोग कचरा फेंक देते हैं, रैपर फेंक दिया, घर साफ किया, धूल धक्कड़ निकाल कर फेंक दिया, तो म्युनिसिपैलिटी को हम टैक्सेस जो पे करते हैं क्लीननेस के लिए, ये किस तरीके का कॉस्ट है? सोशल कॉस्ट। क्योंकि रोड म्युनिसिपैलिटी अपने लिए नहीं साफ कर रही होती है, हम पब्लिक के लिए साफ कर रही होती है। तो जो हम एक्सपेंस पे करते हैं
उस तरह के कॉस्ट को हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। ओके, क्लास में मैंने आपको बताया भी है, याद तो कुछ रखना है नहीं आप लोग को, बस ठीक है, मास्टर साहब पढ़ाते रहेंगे, हम लोग का क्या है, हीरो है, ऐसे भी आप लोग को कौन बोलेगा, हीरो आदमी है आप सब। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज कॉस्ट विल डिक्रीज, सॉरी विल इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। इसमें से कौन से ऐसे कॉस्ट हैं, देखिएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दोगे और डिक्रीज हो जाएगा जब आप प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दोगे। तो आइए भैया ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। कहता है मार्जिनल कॉस्ट, वाह रे वाह, फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, ऑल ऑफ द थ्री। सोच के जवाब देना। आप 1 मिनट सोचो, हम वेट करते हैं, आप 1 मिनट सोच लो, सोच लो, फिर हम लोग बात करेंगे। फिक्स कॉस्ट अगर तुम सोच रहे हो तो भैया हम तुमको थूर देंगे, बता दे रहे हैं, हम एकदम से थूर देंगे धर के। फिक्स कॉस्ट तो गलती से भी तुम सोचना मत कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो रिमेन कांस्टेंट होता है प्रोडक्शन, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। ओके, चलो ये तो ऑप्शन गया। अगर ये ऑप्शन गया तो ऑल ऑफ द थ्री भी गया। अब 2 बच रहा है, फाइनेंशियल कॉस्ट। भैया मेरे इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि सर ऐसे क्यों होगा, इनडायरेक्टली सोचो ना, आप ऐसे सोचो कि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। अब यार टोटल कॉस्ट में चेंज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज होगा ना। अब देखो, अगर ये लोग ऑप्शन में टोटल कॉस्ट लिख देते तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता समझना, इसीलिए इन लोगों ने जानकर टोटल कॉस्ट की जगह मार्जिनल कॉस्ट लिखा, ताकि तुम 2 मिनट के लिए परेशान हो, तुमको लगे अरे यार ये क्या नया नाटक है। भाई मेरे टोटल कॉस्ट वेरी करेगा ना यार, प्रोडक्शन में जब चेंज होगा, तो जब टोटल कॉस्ट में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली मार्जिनल कॉस्ट में चेंज होगा, तो राइट ऑप्शन ए होगा। अब बहुत बच्चे ना एग्जाम में पैनिक होकर टिक करके आएंगे ऑल ऑफ द अबव, टाइम टाइम फीस गया फिर। चलो तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इफ अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस, अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए जरा और बताइए, आपको बताना है, ऑप्शन पढ़िए खुद से, हर एक चीज हमसे रीड करवाते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए फिर हम लोग बात करेंगे क्या होना चाहिए। अब आप एक चीज सोचो, अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। तो भैया मेरे जब टोटल कॉस्ट राइज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट मार्जिनल कॉस्ट पे भी तो पड़ेगा सर, है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करने लगेगा और हम कहेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड, वो इंक्रीज करने लगेगा, राइज करने लगेगा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। मैंने बताया था आपको ये टॉपिक। चले आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखिए 19 में क्या कह रहा है, 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन ऊपर है। कह रहा है डैश इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा आउटपुट के साथ, नहीं सर ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, नहीं सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन होता है सर, सेमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, मैंने पढ़ाया भी है आपको, याद है ना, सेमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए तो कौन सा कॉस्ट इंक्रीज होगा जब हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। अब आप ही बताओ, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे
आप जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ाओगे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उसका सिंपल इंपैक्ट यही पड़ेगा कि हमारे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब है ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा इनपुट की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा इनपुट का मतलब है ज्यादा कॉस्ट। इसका मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करने लगेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पे तो सोचना भी मत कि उसमें चेंज होता है, मैंने क्लास में आपको बहुत बार वो चीजें बताई। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कहता है डैश डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आउटपुट। चले, कौन सा कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ डिक्रीज होता है? सर फिक्स कॉस्ट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपने पहले भी पढ़ा रखा है। फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट जीरो हो चाहे मैक्सिमम हो, वो तो उतना ही लगेगा फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो ऐसे बनता है, सेमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैंने आपको बताया भी है। तो चेंज किसके पर होगा? जाहिर सी बात है वेरिएबल कॉस्ट पर होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट घटेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। आउटपुट बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। सिंपल। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। खुद सो क्लियर होगा? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब तक क्वेश्चन आप रीड कीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा करते हैं ना कि 21 को नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर देते हैं, 20 तक रखते हैं। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। छोटा छोटा रहेगा तो आप आराम से पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ पे पॉज करते हैं।